नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नकुल सैनी और आज मैं लेके आया हूँ साइंस क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इस चैप्टर में खासा अच्छी तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इस चैप्टर में हम एक चीज पहले देख लेते हैं जो हमने पिछले दो चैप्टर में लपेटा है, जिसे कहते हैं मैटर। क्या होता है ये मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर एक ऐसी सब एनीथिंग कुछ भी हो सकता है जो जिसके पास मास है एक्चुअल कंटेंट है जिसके अंदर, और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, हमने पिछले दो चैप्टर में पढ़ा। पहले चैप्टर में तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में इसकी इसके हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इसका डिवीजन किया था। ठीक है, अब इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले क्या दे रखा है? इसमें सबसे पहले दे रखा है अराउंड 500 BC। अराउंड 500 BC क्या होता है? 500 बिफोर क्राइस्ट, अराउंड 500 BC के आसपास जो हमारे एक ऋषि थे, इंडियन ऋषि महर्षि कनद। महर्षि कनद जो थे उन्होंने एक इसी मैटर को एक नाम दिया था अंग्रेजों से भी पहले। जो ल्यूसिपस और जो हमारे डेमोक्रिटस थे उससे भी पहले इन्होंने इसको एक नाम दिया था। इन्होंने नाम दिया था मैटर को पदार्थ। मैटर को उन्होंने नाम दिया था पदार्थ। ठीक है, मैटर को पदार्थ नाम दिया था, जिसको ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने पहले वो दिया था। बाद में चल के मैटर नाम दिया, उसको पहले पदार्थ नाम दिया था। ठीक है, और इसको इन्होंने ऐसे बोला था कि अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते रहे एट द एंड जो रिजल्ट मिलेगा ना, उसका नाम, जिसको हम आज का एटम्स बोलते हैं, जो टूटते रहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, उन्होंने उस टाइम इसको क्या बोलता? परमाणु। ओके, अब क्या आती है? जो हमारे एक और थे ऋषि, उनका नाम क्या था? फकुदा कत्यायमा। इतना बड़ा लिखने से पीके लिखते हैं। ठीक है, फकुदा कत्यायमा। उन्होंने क्या कहा था? जो ये पार्टिकल्स है ना, यही पदार्थ परमाणु, ये ना अपनी नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करते। क्या बोलते हैं? सिंपली एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना H2, तो उसमें H के दो एटम होते हैं, उसी प्रकार मैं ऐसे बोलता कि ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे बात क्या आती है कि जो हमारे लॉ जो है उसकी बात आ जाती है। किसकी? अपने डाल्टन आइलर की। ठीक है, वो क्या कहते हैं? वो सुनिए, अब आते हैं लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो भी बोलो, ये दो लॉज आते हैं अभी हमारी क्लास में। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा सेकंड लॉ है। अब देखते हैं इनके बारे में गहराई में क्या सिस्टम है इनका। ठीक है, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसके द्वारा एंटोइन एल लवोइजियर द्वारा 1774 में दिया गया। 1774 में एंटोइन लॉरे लवोइजियर ने दिया था, एंटोइन लवोइजियर ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं
कि मास जो होता है ना तो वो क्रिएट होता है कभी, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है कभी, जितना है वो उतना ही रहता है, ठीक है। ना ही वो खत्म होता है, ना ही वो बनता है। उन्होंने क्या कहा था, जैसे मैं कुछ केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे पास है एक, अगर हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम अगर हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं जो CaCO3 है, आगे जाके इनके हम मास के बारे में पढ़ेंगे, मैं अभी बता देता हूँ। इसका जो मास होगा 100 ग्राम है, और जो इसका मास है वो हमारे पास आ जाता है अराउंड 56 ग्राम, और ये जो है 44 ग्राम है। ये यही कहते हैं कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो भी दो एलिमेंट्स हैं, फिर जो कंबाइन कर रहे हैं, उनका मास कभी ना बनेगा, ना कोई एक्स्ट्रा मास आएगा, ना कि वो डिस्ट्रॉय होगा। जैसे देख सकते हैं कि 100 ग्राम था, तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये भी 100 ग्राम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ठीक है। अब अगला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमारे प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट ये प्राउस्ट वाले नहीं है, ये प्राउस्ट है, ठीक है। इन्होंने 1779 में दिया था, 1779, ये 1704 था, 1779 में, ठीक है, 1779 में दिया था। इसमें क्या कहते हैं कि अगर हम एक केमिकल सब्सटेंस ले लेते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट बने हैं वो कह सकते हो, उसी को हम कहते हैं केमिकल सब्सटेंस। अगर हम ले लें उसकी जो वो होगी ना कंस्टिट्यूएंट्स जो उसके होंगे, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे हमने लिया H2O, चलो CO2 लेते हैं, CO2 ले लिया, और जैसे अकॉर्डिंग टू जो इनका वो है ना, वो मास के अकॉर्डिंग ये कि इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements or the substance which are combined in to make a chemical substance, they present in a definite proportion, ठीक है। अब देखिए जैसे CO2 है, बाय मास भी है, बाय मास भी मान लो, या फिर एटम का मास से भी रहता है, तो कंबाइन दोनों से हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें कार्बन का, इस वाले कंपाउंड में कार्बन सिर्फ एक है, और जो O2 है ये 2 है, तो इसका बाय एटम अकॉर्डिंग टू द एटम इसमें 2 है, 2 ऑक्सीजन के एटम है और 1 कार्बन के एटम है। हमें जब भी CO2 बनाना है तो हमें 2 एटम ऑक्सीजन के चाहिए और 1 कार्बन का चाहिए।